Assalamu alaikum students. Welcome back to your new academic session. And as you know, my name is Mrs. Sadia Vikas and I'm here for the subject of cost and management accounting. First one lecture is basically the introduction of the subject. Cost and management accounting के introduction की तरफ बेटे जाने से पहले let's discuss what you have studied in your previous accounting of financial accounting. Financial accounting में बेटे आपने क्या पढ़ा, बेसिकली उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना, फाइनल अकाउंट्स बनाना. एंड फाइनल अकाउंट्स में दो मेजर स्टेटमेंट्स आपकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. क्या करते थे बेटा आप उसमें? इनकम स्टेटमेंट बनाकर आप अपने स्टेक होल्डर को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते थे, व्हाट यू हैव अर्नड इन योर बिजनेस इन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में जो कुछ हो चुका, जितने रेवेन्यूज अर्न हो चुके, एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके, आप उनके कंपैरिजन से जो लास्ट ईयर प्रॉफिट जनरेट हो चुका उसकी रिपोर्टिंग करते हो. उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए व्हाट यू वर इन योर हैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, और उसके केस में लायबिलिटीज की फाइनेंसिंग कितनी आपके पास थी, एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस क्या था, कैपिटल का स्टेटस क्या था, उन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या थी, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप मेंशन करते हो. और कीजिएगा बेसिक पर्पस क्या है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि जनाब आपने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी है और उस रिपोर्टिंग में बिजनेस के लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है कि जनाब हमने क्या कमाया, क्या प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस इंकर्ड हुए, तो जनाब हमारे कैश के सरप्लसेस क्या हुए, अगर कहीं डेफिसिट था तो क्या था, ओवरड्राफ्ट्स थे तो कितने थे. इन फ्यूचर आई वांट टू इंक्रीज माय प्रॉफिट. बेसिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना और उसको मैक्सिमाइज करना. इन फ्यूचर आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, अपने बिजनेस स्केल को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके केस में हम रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. फाइनेंसिंग, बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन सा सिलेक्ट करें जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करे, हमें ये सारे डिसीजंस लेने. चलिए हम पहले प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. भाई रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लीजिए. पहले का बिजनेसमैन यही सोचता था प्रॉफिट को बढ़ाने, सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाइए. भाई सेल्स रेवेन्यू को कैसे बढ़ाइए, सेल प्राइस बढ़ा दीजिए, ज्यादा यूनिट बेच दीजिए, ज्यादा यूनिट बेचोगे, सेल प्राइस बढ़ाओगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा कभी पॉसिबल था? कब पॉसिबल था? जब हमारे मार्केट में कंपटीशन नहीं था. एक बिजनेसमैन की इजारादारी हुआ करती थी, वो पूरे बिजनेस को, मार्केट को कंट्रोल करता था, उसकी मोनोपोली थी, अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट करता था. उसे पता था लोग मजबूर हैं मार्केट में, मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और बिजनेसमैन नहीं बना रहा, तमाम कस्टमर्स मजबूर हैं, उन्होंने मेरा ही प्रोडक्ट परचेज करना, यूज करना है. वो अपनी मर्जी मनमानियां करता था, अपनी मर्जी की प्राइसेस को सेट करता था. प्राइस बढ़ा दी, उसे पता था जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ करते थे, प्राइस बढ़ा भी देगा, डिमांड कम नहीं होगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज, रेवेन्यू के मैक्सिमम ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है. Why now in this era it is not possible? Why it is not possible? अब मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है. अब एक किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करें, लोकल बिजनेसमैन भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, आप बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हो, आपके पास इंपोर्ट, आपके कस्टमर के पास इंपोर्टेड आइटम्स भी अवेलेबल है, लोकल आइटम्स भी अवेलेबल है. वो अपनी जेब के अकॉर्डिंगली देखता है कि जनाब मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, अगर यहाँ महंगे दामों मिल रहा है लोकल खरीद लीजिए, लोकल में कोई इशू है, इंपोर्ट की तरफ चले जाइए. कस्टमर के लिए स्विच ओवर करना अब मैटर नहीं करता, लॉयल्टी नहीं रही, ब्रांड इमेज जो है वो वीक हो गई. ऐसी सिचुएशन में अगर आप सेल प्राइस को एनहांस करोगे तो होगा क्या, आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर की तरफ मूव कर जाएगा. सेल प्राइस के बढ़ाने से जो आप रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे थे वो बढ़ने की बजाय क्या हुआ, डिमांड के कम हो जाने की वजह से आपका रेवेन्यू फॉल हो गया, आपको एडवर्स उसके इंपैक्ट्स फेस करने पड़े.
तो प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कम हो गया। और बेटा मार्केट शेयर का डिक्रीज कर जाना, इसके हमें करंट भी एडवर्स इफेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे और फ्यूचर में हमें अपने कस्टमर को रिटेन करना है, बल्कि अपने कंपेटिटर के कस्टमर को भी कैच करना है, उसका मार्केट शेयर भी कैप्चर करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब कस्टमर को हम लॉक करें, और कस्टमर तब लॉक होगा जब आप उसकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसे प्राइस ऑफर करोगे। ओके जी, एक ये बात होगी। दूसरी बात, ओल्ड ईरा की बेटे बात कर रहे थे। ओल्ड ईरा में सेल प्राइस की डिटर्मिनेशन कैसे होती थी? ओल्ड ईरा में सेल प्राइस यूं डिटर्मिन की जाती थी कि जनाब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हो गई। अब जनाब एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुई है, सपोज पर यूनिट मेरी कॉस्ट थी 100। अब बीइंग बिजनेस मैंने डिसाइड किया कि जनाब मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो मुझे चाहिए पर यूनिट, वो चाहिए जनाब 50 का प्रॉफिट चाहिए, 100 की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी। अब इसका मतलब है कि जनाब मुझे 50 का प्रॉफिट भी कमाना है और 100 की कॉस्ट भी इनकर्ड करनी है, जो इनकर्ड हो चुकी वो रिकवर करनी है। तो इसका मतलब है कि सेल प्राइस शुड बी 150 पर यूनिट, फिर ऐसा पॉसिबल होगा। अब 150 पे अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो, पता चलता है किसी ने परचेज नहीं किया, आपका प्रोडक्ट बिका ही नहीं, वाई? वैसे प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर्स ने जो मार्केट में ऑलरेडी ऑफर किए हुए थे वो लेस देन 150 पे सेल हो रहे थे। सपोज वो 130 में बिक रहे थे, आप अपना प्रोडक्ट 150 पे लॉन्च करोगे, कोई नहीं खरीदेगा। क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है, प्रोडक्ट बन चुका। अब प्रोडक्ट बन चुका, कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी प्राइस को 150 से कम करके 130 पे नहीं लाते, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इससे क्या होगा? आप अपने प्रॉफिट मार्जिन जो थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए? प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए? मार्केट शेयर कैसे कैप्चर किया जाए? कैसे श्योरिटी दी जाए? कैसे कंफर्मेशन होकर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाएगा? उसका एक ही हल है। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि जनाब आपको अब कस्टमर ओरिएंटेड होना है। कस्टमर ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपके कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी क्या है, वो कितनी प्राइस पे कर सकता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में देखो, ओल्ड ईरा में सेल प्राइस लास्ट स्टेप होता था। अब हम न्यू ईरा में मजबूर हो गए कि हम क्या करें? पहले मार्केट को देखते हुए, कस्टमर को देखते हुए, कंपेटिटर्स को देखते हुए सेल प्राइस पहले फाइनलाइज करें कि सेल प्राइस होनी क्या चाहिए जो आपको श्योरिटी दे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाएगा। तो जनाब वो इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है। और फिर जो सेल प्राइस आए, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल लिखे, जनाब 130 पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है भाई। अब 130 पे अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपको प्रॉफिट चाहिए 50 का, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 80 की कॉस्ट होनी चाहिए, जबकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमारी जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी थी पर यूनिट वो 100 थी। कैसे हम अपनी कॉस्ट को 100 से कम करके 80 पे लेकर आए, ये पॉइंट है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, जो आपको सिखाता है कि जनाब कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अब अगर आपको सरवाइव करना है आज के इरा में, आपको प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना है, आप रेवेन्यू को बढ़ा के प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते। जब आपको अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपको अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। तो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो हमें सिखाएगी कि जनाब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है, अपनी कॉस्ट को हमने कैसे रिड्यूस करना है, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस, इसमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपने एक हेडिंग दे दी, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं कि इस सीजीएस में कॉस्ट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं। हम कॉस्ट को ओवरऑल कैलकुलेट ही नहीं करते, ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करना लास्ट स्टेप होता है जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए आपको चाहिए होता है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट भी, डिपार्टमेंट वाइज भी, और
जनाब प्रोसेस वाइज भी, जॉब वाइज भी, ट्रांजैक्शन वाइज भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और फिर इसके अलावा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं कि बेटे कैसे कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं। और उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि जनाब पहले कॉस्ट इंकर्ड होने की रीजंस ढूंढिए, वो रीजंस आपके पास होंगी, फिर आप उस पर डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो जनाब ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which gives us detailed analysis of cost. It tells us how to calculate, how to reduce, and how to record costs in different angles. और इससे अल्टीमेटली हमें बेनिफिट क्या मिलता है कॉस्ट रिडक्शन से? हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो मीट होता है। अब बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके सब्जेक्ट का कैफ 8 पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपने ना सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर अप करना बल्कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी कवर अप करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प करती है मैनेजमेंट की, मैनेजर्स की। और मैनेजर्स का बेसिकली काम क्या होता है? वो लीडर्स होते हैं। वो आपका टेक्निकल लेवल है जिन्होंने ऑपरेशनल लेवल से काम करवाना है, और वो ऑब्जेक्टिव मीट करते हैं जो उन्हें स्ट्रेटेजिक लेवल से मिले। अब काम करवाना है, कैसे करवाना है, और कहां कहां से कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और फ्यूचर से रेलिवेंट मेजर डिसीजंस लेने कि कैसे हम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को फर्दर एनहांस कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है जनाब? हमें फ्यूचर से रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग अब आज के इरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है? हमने जनाब ऐसे डिसीजन टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू। तो बेटे इसका मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी बैक पे है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्दर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, जबकि आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग है। आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के प्रॉपर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, IAS IFRS होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना मस्ट है। उनके वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं। वाइल इन केस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपके इंटरनल रिपोर्टिंग, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग टाइम पीरियड, उनके फॉर्मेट्स कॉस्टिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये क्योंकि इंटरनल रिपोर्टिंग होती है तो इनके फॉर्मेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। कोई फास्ट हार्ड एंड रूल्स जो है वो रूल्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ बेसिक्स हैं, उनपे आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस करती है। तो स्टार्ट में मैं यही कोशिश करूंगी कि जनाब हम बहुत बेसिक चीजें जो कि आपके उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉपर एक चैप्टर तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन पूरे बुक में कहीं ना कहीं उनका जिक्र किया हुआ है। वो हमेशा मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में वो चीजें रिवाइज करवाती हूँ। वो बेसिकली है कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की ABC है। जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए डेबिट क्रेडिट क्या है, उनके रूल्स हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जर्नल लेजर, वो उन पे प्रॉपर ग्रिप होती है तो आप आगे जा सकते हो। इसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेटे कॉस्टिंग की ABC जो है वो बहुत मैटर करती है। उसको फुली अंडरस्टैंड कर लोगे तो ऑनवर्ड हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटे क्योंकि आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 3 डिफरेंट स्टेप्स में आप पढ़ते हो। पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर FAR 1 होता है, FAR 2 होता है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है आपको जितनी भी इंक्लूड है कैप में, वो सारी की सारी 100% आपको यहाँ कवर अप करनी है। तो समटाइम स्टूडेंट को थोड़ा ये टफ लगता है, थोड़ा टेक्निकल लगता है कि स्टार्ट भी यही करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग 100% आपको यहाँ कवर अप करनी है। बट कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। उसके लिए सिर्फ आपने ये काम करना है कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो होते हैं वो मिस नहीं करने हैं। स्पेसिफिकली जब हर चैप्टर का स्टार्ट होता है तो मैं उस स्टार्टिंग लेक्चर में उस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो फिर हेल्प करता है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर वो जिस स्टूडेंट का मिस हो जाएगा उसे पूरे चैप्टर की समझ नहीं आएगी।
तो ये जरूर रखिएगा। अच्छा जनाब, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे, तो इसमें 80% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और 20% इसमें थ्योरेटिकली वो कवर अप करता है। आपके सिलेबस के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो 100% कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर अप करते हैं और ऑनवर्ड जो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर अप करते हैं। तो चलिए आज हम जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जो FAR 1 में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई थी, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वहां पे मोस्टली हम एग्जांपल लिया करते हैं एक ट्रेडर की, जो रेडीमेड आइटम परचेज करता है और फर्दर सेल कर देता है। उसका बिजनेस का जो साइकिल वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोस्टली एग्जांपल लिया करते हैं एक मैन्युफैक्चरर की, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर फिर सेल करता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स उसमें, फैक्ट्री का पूरा काम उसमें इन्वॉल्व होता है, तो एक्सपेंसेस और कॉस्ट भी बहुत डिटेल होती है। तो इसलिए हम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी एग्जांपल लेंगे मोस्टली एक मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ली जाएगी। अभी ये इंट्रोडक्शन जो है ये भी मैं विद रिस्पेक्ट टू अ मैन्युफैक्चरर कवर अप करूंगी। तो हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किन किन बेसिस पे किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। FAR 1 में तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये क्लासिफिकेशन बहुत मैटर करती है। Cost classification on the basis of functions, on the basis of elements, on the basis of nature, फिर लास्ट होगा on the basis of behavior. Manufacturer total cost की क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं ऑन दीज बेसिस। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस जो मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। एक मैन्युफैक्चरर की बेसिक एक्टिविटीज क्या हैं? दो ही बेसिक एक्टिविटीज हैं, चीजों को बनाना और बेचना। क्योंकि दो ही बेसिक एक्टिविटीज हैं, दो ही बेसिक फंक्शंस हैं, तो बेटे जब हम फंक्शंस की बेस पे मैन्युफैक्चरर की टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, उसके अलावा दूसरी इसकी कैटेगरी, दूसरी क्लास है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसे हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलेंगे, या फिर सर्विस कॉस्ट। ये टर्म्स थ्रू आउट कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बार बार यूज होंगी, तो हम हर स्टेप पे, सिलेबस बहुत ज्यादा है इसका, हम हर स्टेप में इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। डोंट मिस दोज लेक्चर्स। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मैंने
मैन्युफैक्चर की टोटल कॉस्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और बाय नेम, ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि जनाब चीजों को बनाने से रेलेवेंट जो टोटल कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बेसिकली आपकी फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट हुआ करती है, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। जबकि इससे ऑपोजिट जो सेकंड एक्टिविटी है बिजनेस की, चीजों को बेचना, उससे रेलेवेंट जो कॉस्ट है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट कहलाती है। फैक्ट्री के अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके पास दो तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे, दो तरह के एरियाज होंगे, यूनिट्स होंगे, सेंटर्स होंगे। एक फैक्ट्री होगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है जहां चीजों को बनाया जाता है, और दूसरे उसके ऑफिसेज होते हैं जिन्होंने चीजों को बेचना है, जैसे सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और पूरे काम को मैनेज करना है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। इन डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट होती है इन्हें हम बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट। इसको फर्दर समझने के लिए देखो बेटे, कॉस्ट कोई भी है, चाहे वो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है, कॉस्ट मीन एक्सपेंसेस, तो वो चाहे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है। एक्सपेंसेस है, हमें इन्हें फाइनल अकाउंट्स में कहां ट्रांसफर करना है? इनकम स्टेटमेंट में। चलिए जरा इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को रिकॉल करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जनाब सेल्स रेवेन्यू में से हम सीजीएस को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। एम आई राइट? बच्चों जाग रहे हो क्लास में? हाँ जी, कितने स्टूडेंट ने अब तक के मेरे पॉइंट्स को फॉलो किया? कितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं? अच्छा, कुरल तो लाइन बैठी हुई है, अली हैदर, अब्दुल्ला, चले सबने फॉलो कर लिया अब तक? चले गुड जी बेटे। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देती हूँ, इतने अरसे के बाद ऑनलाइन क्लास में बोरियत ही शुरू हो जाती है, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। जी बेटे, तो इनकम स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या किया करते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से पहले माइनस करते हैं सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट, तो वो कॉस्ट, वो एक्सपेंस चाहे मैन्युफैक्चरिंग होंगे या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होंगे, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे। कौन से एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे बेटे? जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये हमेशा आपकी इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस का पार्ट हुआ करती है। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू में से हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एज अ पार्ट ऑफ सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया करते थे वो बेसिकली आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ करती थी। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर लिया करते थे। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी हेड ऑफिस सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट होती है। बल्कि इसको और हम इजी करते हैं, यहाँ लिखते हैं रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो जनाब ये हमारी फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन हो गई, और हमने ये भी फाइनलाइज कर लिया कि इनकम स्टेटमेंट में हम इन्हें कहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब हम एलिमेंट्स की बेस पे अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। बेटे जो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। बेटे आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट के पेट ये थ्री एलिमेंट्स हैं, इनके नंबर्स फिक्स्ड हैं, ना तीन से कम ना तीन से ज्यादा। आप जो चीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी आइटम्स चाहिए,
जो फिनिश गुड्स का पार्ट बन जाएंगे, उन इंग्रेडिएंट्स, उन आइटम्स की कॉस्ट को हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नाम देते हैं मटेरियल कॉस्ट का। जैसे देखिए, चलो कुछ बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए बेटे? हमें टी रिक्वायर्ड है, चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी, शुगर। तो हमें ये आइटम्स चाहिए जो कि चाय का टी का पार्ट बन जाएंगे। इन इंग्रेडिएंट्स की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कहलाएगी मटेरियल कॉस्ट। फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल हमें वुड चाहिए, इसके अलावा स्टील है, प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, बहुत तरह के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। ये आइटम्स आपके फिनिश गुड फर्नीचर का पार्ट बन जाते। बिल्डिंग बनाने के लिए जनाब हमें सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, ये सब कुछ चाहिए। ये तमाम आइटम्स बिल्डिंग का पार्ट बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। कॉमन लैंग्वेज में इनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और जनाब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम इसको नाम देते हैं मटेरियल कॉस्ट का। तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट है क्या? इंग्रेडिएंट कॉस्ट। अब जनाब आपने जो भी बनाना है उसके लिए आपको वर्कर्स की हेल्प चाहिए, बनाने वाले चाहिए। तो फैक्ट्री में जितने लोग भी काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई काम भी नहीं करता। आप उनको उनके काम, उनकी सर्विसेज के एंगेज में रेम्यूनरेशन पे करते हो। जो रेम्यूनरेशन कॉस्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने उसका नाम पढ़ा हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस के नाम से उसको पढ़ा हुआ है। हम उन्हीं सैलरीज एंड वेजेस के एक्सपेंस का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसे लेबर कॉस्ट या फिर पेरोल कॉस्ट का नाम देते हैं। लेबर कॉस्ट क्या है? ये आपकी पेरोल कॉस्ट भी कहलाती है, और ये बेसिकली क्या है? सैलरीज एंड वेजेस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स। अब फैक्ट्री में बेटे सैलरीज और वेजेस और इंग्रेडिएंट कॉस्ट के अलावा भी बहुत से खर्चात होते हैं। जैसे अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ तो उसके रेंट का एक्सपेंस, आपकी खुद की है तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। फैक्ट्री में तमाम यूटिलिटी सर्विसेज आप उनसे बेनिफिट ले रहे हो, बिजली लगी हुई है फैक्ट्री में, बिजली का बिल है, टेलीफोन की सहूलत है, टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल फैक्ट्री में आ रहा है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई हुई आपने, फैक्ट्री में मशीन्स लगी हुई है, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, मशीन की डेप्रिसिएशन है। तो बेटे फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट या सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं रखते। तो उनको हम क्या करते हैं, बजाय इसके उनका अलग से एलिमेंट क्रिएट करने के, उनको एक ही हेड में डाल दिया जाता है जिसका नाम क्या है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को यहां हम किस तरह डिफाइन करेंगे? कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर कॉस्ट के अलावा फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का थर्ड एलिमेंट होगा। तो जनाब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जिसको हम पेरोल कॉस्ट भी कहते हैं, और इसके अलावा एक्सपेंसेस। अब चलते हैं एलिमेंट की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं अपनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट को। बेटे इनके एलिमेंट्स के नंबर्स फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपको गुड्स सेल करने के लिए मेन कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ती है। चीजों को बेचने के लिए जनाब जो मोस्टली कॉमन एक्सपेंस है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि जनाब जैसे सेलिंग एंड मार्केटिंग का खर्चा है, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपकी एडमिन कॉस्ट, फिर इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट। बेटे अगर कुछ पूछना चाहते हो, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, यू मे आस्क मी, खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए एटसेट्रा। तो जनाब ये एलिमेंट्स हो गए हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के।
कुछ मेजर जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, बट कीप इन माइंड ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो इनकम स्टेटमेंट में हम आफ्टर जीपी एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं। अब चलेंगे जनाब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करें। नेचर की बेस पे on the basis of nature हम कॉस्ट को इन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटे जब तक इस क्लासिफिकेशन को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, मेमोराइज नहीं करोगे, आगे कोई भी कॉस्टिंग मेथड आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जी बेटे डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जिसमें दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जैसे वो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद हम इन्हें डिस्कस भी करेंगे और एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे। नंबर 1, readily identifiable with respect to units. Number 2, per unit accurately measurable. एक ऐसी कॉस्ट जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स वो डायरेक्ट होती है। चलें अब ये क्या लिखा, इसके मीनिंग को इलैबोरेट करते हैं। हाँ जी बेटा, हु इज देयर? If you want to ask something, then unmute yourself. Otherwise, mute कर दीजिए। बेटे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली मैं ये क्या करती हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया करती हूँ स्टूडेंट को। उसकी रीजन क्या है मैं ये समझती हूँ कि इस लेवल पे आके स्टूडेंट मैच्योर हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उनको यूं बच्चों की तरह कहना नहीं पड़ेगा कि बेटे डिस्टर्बेंस है, शोर है, अनम्यूट कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज खुद को म्यूट कर दीजिए। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, आपकी क्लास को ये ऑप्शन ही नहीं दूंगी। जी बेटे, readily identifiable with respect to units. होल्ड कीजिएगा। हाँ जी बेटे, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन की, रेडिली आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। इट मींस व्हाट? आप किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखो और देखते ही फौरन से आपके माइंड में क्लिक हो जाए, आप आइडेंटिफाई कर लो कि जनाब ये यूनिट बनाने पे ये एक्सपेंस इंकर्ड हुआ। जैसे अभी मैंने आपके सामने नाम लिया कि जनाब हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए फौरन से हमारे माइंड में आया कि जनाब इसको बनाने के लिए हमें दूध चाहिए होगा, चाय की पत्ती चाहिए है, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए। रेडली आइडेंटिफाइबल भी हो। और अली में 1 मिनट बैठिएगा। हमने बिल्डिंग की बात की तो फौरन से हमारे माइंड में इंग्रेडिएंट्स आए कि जनाब सीमेंट, ब्रेक, कंक्रीट, हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है। फर्नीचर की बात करी तो जनाब फर्नीचर बनाने के लिए हमें चाहिए वुड रिक्वायर्ड है, हमें जनाब प्लास्टिक, स्टील, आयरन रिक्वायर्ड है। तो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का नाम जहन में आते ही एक तो वो क्लिक हो जाए, आइडेंटिफाइबल हो जाए वो एक्सपेंस। दूसरी जो कंडीशन मस्ट मीट होगी किसी भी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहने के लिए, वो दूसरी कंडीशन क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट आप एक्यूरेटली मेजर कर सके कि जनाब 1 यूनिट बनाने पे खर्चा कितना आएगा। जैसे हमें जनाब चाय बनानी है, चाय के 1 कप बनाना है, तो कितना दूध चाहिए, कितनी शुगर चाहिए, कितनी पत्ती चाहिए, वी कैन मेजर।
2 बनाने के लिए वो डबल हो जाएगी, 3 बनाने के लिए वो 3 टाइम्स हो जाएगी। हमें एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट्स के कितने बैग्स चाहिए, कंक्रीट कितनी चाहिए, वो ठेकेदार हमें एग्जैक्ट एस्टिमेशन बता देता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक तो वो आइडेंटिफाइबल भी हो, आपके माइंड में फौरन से क्लिक भी हो जाए, और दूसरा एक यूनिट की कॉस्ट को हम एक्यूरेटली मेजर भी कर सकें, वो कॉस्ट डायरेक्ट कहलाएगी। और जिसमें इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। हाँ, लेकिन मैंने बाद में उनका वो ऑप्शन खत्म भी कर दिया, डिसअलाउ भी कर दिया, फिर भी वो डिस्टर्बेंस हो रही। ठीक है, हाँ अब नहीं हो रहा, चलें ठीक है जी बेटे। हम बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर की बेस पे आपकी कॉस्ट की 2 क्लासेस होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए आपके पास ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिन एक्सपेंस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब देखो बेटे, इस क्लासिफिकेशन को मैं अपने पहले वाले बेसिक फ्लो चार्ट की तरफ अगर एक्सटेंड करूं, यहां तक हमने अपने फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लिया हुआ था। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, या फिर आपके एक्सपेंसेस हैं बेटे, इनमें दोनों तरह की नेचर्स हमें मिलती हैं। आपकी मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसी तरह आपकी लेबर कॉस्ट या पेरोल कॉस्ट वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी होती है। एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। व्हाट अबाउट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट? बेटे, इनमें से कोई भी एक्सपेंस ऐसा नहीं है जिसको हम मेजर कर सकें पर यूनिट एक्यूरेटली, और ना ही ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इनकी नेचर हमेशा क्या होगी? इनकी नेचर हमेशा होती है इनडायरेक्ट, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं हो सकते। जबकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन से पहले हम यहाँ क्या किया करते हैं, कॉस्ट के 2 पूल्स बना दिया करते हैं। एक पूल का नाम है प्राइम कॉस्ट और दूसरे पूल का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। इनको बेटे मैं नाम दे रही हूं पूल्स का। पूल्स में क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, सम अप करते हैं, डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को इन फ्यूचर हम हमेशा एब्रीवेट करेंगे विद FOH। प्राइम कॉस्ट के पूल में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें सम अप कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं बेटे, हम उन्हें FOH के अकाउंट में सम अप कर देते हैं। इसका मतलब FOH इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अगर हमें यहाँ ये बात क्लियर हो गई तो जनाब हम इन फ्यूचर हम प्राइम कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना हो और FOH की कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप ये एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, जो कुछ आपने इसमें इंक्लूड किया ऐड कर दीजिए। ये देखिए, प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, किसके इक्वल होगी प्राइम कॉस्ट? इट वुड बी इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि जनाब हम प्राइम कॉस्ट को कह सकते हैं ये क्या है? ये बेटा जी हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब FOH को फॉर्मुलाइज करते हैं। FOH में क्या इंक्लूड है जनाब? FOH में इंक्लूड है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इसका मतलब है कि जनाब हम FOH को बोल सकते हैं इट इज अ पूल फॉर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन का वर्ड बहुत मैटर करता है। ये पूल तो है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, लेकिन इसमें कभी भी नॉन प्रोडक्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड नहीं होती। उसके बाद जनाब एक और कॉमन टर्म है, वो क्या है? एक और कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो बेटे एक ऐसी कॉस्ट जो कन्वर्ट कर दे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, और ये काम फैक्ट्री में होता है। इसका मतलब है कि जनाब फैक्ट्री की कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में कहीं कन्वर्जन कॉस्ट है, a cost that converts raw material into finished goods। इसको समझने के लिए, इजी करने के लिए हमेशा मैं क्या किया करती हूँ, एरिया हाईलाइट कर दिया करती हूँ। तो बेटे ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रही हूँ ये बेसिकली आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। इसमें गौर कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं किया, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल को ही तो कन्वर्ट करना है, उस पर ही तो ये कॉस्ट आपने अप्लाई करनी है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस एंगल से, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने डिफाइन किया कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। CC इज इक्वल टू फुल प्रोडक्शन कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। अदर देन डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है माइनस डायरेक्ट मटेरियल। हम कन्वर्जन कॉस्ट को यूं भी डिफाइन करते हैं, इसके अलावा उसको डिफाइन करने का एक तरीका और है, और वो क्या है बेटा जी? वो ये है कि डायरेक्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग लिख दो। इस हाईलाइटेड एरिया में दो डायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं, एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने अलग से लिख दिए। बाकी इसके अलावा इस हाईलाइटेड एरिया में क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। चाहो तो इनको अलग लिख दो, लेकिन बेहतर है कि जनाब हम इनके पूल का नेम लिख देंगे, जिस और उस पूल का नेम क्या है, FOH। तो इसका मतलब है कि अगर हम इंडिविजुअली इसके तमाम कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे जब भी आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है, और उसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस FOH। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, डिटेल डिस्कशन करेंगे। टाइम थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, अभी हमारे पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है। हम अपने लेक्चर को यहाँ तक मैं वाइंड अप करूंगी। अब तक के लेक्चर में, अब तक की डिस्कशन में कोई इशू है, यू मे आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन बेटे? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जी फसी बेटे और कुरतुल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा, लेक्चर क्लियर है? यस मैम। अच्छा फसी, इंट्रोडक्शन जो उसमें था FAR 1, उसमें ये लेक्चर ले लिया हुआ था? जी मैम लिया था। अच्छा आपने FAR 1 पहले पढ़ी हुई, चलें ठीक है, फिर तो आपको क्लियर होगा। जी कुरत? यस अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा, कैसे हो, ठीक हो? जी मैम अल्लाह का शुक्र। मैम ये कन्वर्जन कॉस्ट का जरा दोबारा बता दें। ठीक है बेटा, ये दोबारा बता देती हूँ। छुट्टियां वुट्टियां खत्म हो गई, एंजॉय कर लिया सबने? जी अच्छा देखो बेटे, कन्वर्जन का वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया कन्वर्ट कर लेने से। एक ऐसी कॉस्ट जो इंग्रेडिएंट्स को, बेसिक आइटम्स को, बेसिक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड WIP? बताइए। चले मैंने 2 स्टूडेंट्स को अनम्यूट किया हुआ है। बेसिकली हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फैक्ट्री में काम क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। प्रोडक्शन का काम होता कैसे है? प्रोडक्शन के काम में हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं।
और वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, उसका पहले एक स्टेटस होता है जिसको हम नाम देते हैं WIP का, रॉ मटेरियल। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस भी बोलते हैं। रॉ मटेरियल जो रॉ फॉर्म में आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, आइटम्स हैं जिनसे आपने कुछ बनाना है। जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, कुछ काम हो गया, कुछ काम होना बाकी है, तो उनका स्टेटस रॉ मटेरियल नहीं रहता, उन चीजों का स्टेटस वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब वो आइटम्स 100% हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनका स्टेटस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स में, कंप्लीटेड गुड्स में। तो हमारी फैक्ट्री में बेसिकली ये काम हो रहा है, हम रॉ मटेरियल को थ्रू WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल के ऊपर इंकर्ड होगी वो उसे कन्वर्ट कर देगी फिनिश गुड्स में, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। तो इसका मतलब है एक ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। वो सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी अदर देन रॉ मटेरियल। और जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हुआ करती है। जी बेटा, इसके अलावा सबको क्लियर? चलें जनाब, आज अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर और एग्जैक्टली 1 आवर की क्लास है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। लो। अल्लाह।